ये वीडियो में हम सोशल फार्मेसी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी के सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने फर्स्ट पार्ट को कवर किया था, जिसके अंदर हमने डेफिनेशन ऑफ सोशल फार्मेसी, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी एज अ डिसिप्लिन, स्कोप ऑफ सोशल फार्मेसी इन इंप्रूविंग पब्लिक हेल्थ, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ को डिटेल में कवर किया है। और अगर अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है इस चैप्टर के, तो आपको फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं और फ्री में PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, डायमेंशन ऑफ हेल्थ एंड डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ को डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ हेल्थ देख लेते हैं। द टर्म हेल्थ मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। फॉर जनरल पीपल, health means absence of disease. For doctors, health means normal functioning of all body parts and all body organs. For psychiatrists, the health is the normal functioning of mind. So for different people, the definition of health is different. हेल्थ का मतलब हर टाइप के पब्लिक के लिए अलग होता है। अगर आप एक नॉर्मल पर्सन से पूछेंगे कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो वो आपको बोलेगा कि हेल्थ का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डिजीज़। लेकिन अगर आप एक डॉक्टर से पूछेंगे कि हेल्थ का क्या मतलब होता है, तो वो डॉक्टर आपको बोलेंगे कि अगर आपके बॉडी के सभी ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो आप हेल्दी हो। लेकिन अब अगर आप एक साइकियाट्रिस्ट से पूछेंगे कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, तो वो आपको बोलेंगे कि अगर आपका माइंड अच्छे तरीके से काम कर रहा है तो आप हेल्दी हो। जितने टाइप के लोग होते हैं उतने टाइप का हेल्थ का डेफिनेशन होता है। इसीलिए WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रॉपर डेफिनेशन बनाया है हेल्थ का। तो अब हम WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ को देख लेते हैं। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। WHO के हिसाब से एक पर्सन को हम हेल्दी तभी बोलेंगे जब वो फिजिकली यानी शरीर से फिट हो, मेंटली यानी दिमाग से फिट हो, एंड सोशली यानी कि वो अपने सराउंडिंग के लोगों के साथ भी अच्छे से हो। ऐसा नहीं कि अगर वो इंसान के अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं है तो वो हेल्दी है। आपने बहुत लोगों को अपने सराउंडिंग में देखा होगा कि कुछ लोग फिजिकली तो फिट रहते हैं लेकिन वो सोशली बहुत ही बेकार रहते हैं। यानी कि वो फिजिकली फिट तो हैं लेकिन वो अपने सराउंडिंग के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम हेल्दी नहीं बोलेंगे। एक पर्सन तभी ही हेल्दी होगा जब वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट हो। तो नेक्स्ट हम डायमेंशन ऑफ हेल्थ देख लेते हैं। डायमेंशन का मतलब होता है कि हेल्थ किन किन चीज़ों से बना हुआ है। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो हेल्थ होती है वो इन सब डायमेंशन से बनी होती है, जैसे कि फिजिकल हेल्थ डायमेंशन, मेंटल हेल्थ डायमेंशन, सोशल हेल्थ डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन, स्पिरिचुअल डायमेंशन एंड वोकेशनल डायमेंशन। अगर इनमें से कोई भी डायमेंशन में प्रॉब्लम आ जाता है तो ह्यूमन की जो हेल्थ होती है वो बिगड़ सकती है। तो एक एक करके हमें सभी डायमेंशन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल हेल्थ डायमेंशन को देख लेते हैं। It means perfect functioning of body. It is the state in which every cell and organ are function properly. Some of the signs of good physical health in an individual are normal weight, normal height, good appetite and clear breath, etc. अगर किसी भी इंसान की बॉडी अच्छे से फंक्शन कर रही है और साथ ही साथ उसके बॉडी के हर एक सेल्स, हर एक ऑर्गन्स प्रॉपरली काम कर रहे हैं, तो उस इंसान का जो फिजिकल हेल्थ डायमेंशन है वो बहुत ही अच्छा रहता है। फिजिकल हेल्थ को पहचानने के कुछ साइंस होते हैं, जैसे कि पर्सन का वेट एंड हाइट नॉर्मल होना चाहिए और उसके बॉडी के हिसाब से उसको फूड कंज्यूम करना चाहिए, यानी कि जो उसका एपेटाइट है वो अच्छा होना चाहिए। Many indicators are also used to test the physical health, such as normal blood pressure, normal pulse rate, normal respiratory rate, normal heart rate. All the cells organ such as eyes, nose, tongue and skin should be in normal condition and function properly. फिजिकल हेल्थ को पहचानने के लिए और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि एक इंसान के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट रेट है, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सबके से नॉर्मल होने चाहिए। इसके साथ साथ जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे कि अपने आँख, नोज़ यानी कि नाक, टंग, अपनी ज़ुबान, स्किन, ये सब भी अच्छे तरीके से काम करने चाहिए और एक नॉर्मल कंडीशन में होने चाहिए। तभी हम बोलेंगे कि वो इंसान का जो फिज़िकल हेल्थ डायमेंशन है वो बहुत ही अच्छा है, वो फिज़िकली फिट है।
तो अब हम नेक्स्ट डायमेंशन देख लेते हैं, मेंटल हेल्थ डायमेंशन. It refers to the mind of an individual person. The mental health is as important as physical health. Mental health can be defined as a state of balance between an individual and surrounding world. मेंटल हेल्थ डायमेंशन एक इंडिविजुअल पर्सन के माइंड से रिलेट करता है. फिजिकल हेल्थ जितना इम्पॉर्टेंट होता है एक इंसान के लिए, उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंटल हेल्थ भी होता है. यानी कि अगर कोई इंसान फिजिकली फिट है तो उसको मेंटली फिट भी होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो इंसान की जो हेल्थ डायमेंशन है वो प्रॉपरली काम कर रही है. सो अब हम ये देख लेते हैं कि मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन क्या होता है. मेंटल हेल्थ आखिर हम किसको बोलते हैं? अगर कोई भी इंडिविजुअल अपने और अपने सराउंडिंग के लोगों के बीच में एक बैलेंस, एक तालमेल बना के रखता है, तो उसी को हम बोलते हैं कि इस इंडिविजुअल पर्सन का जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छा है. गुड मेंटल हेल्थ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, अब हम वो देख लेते हैं. सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेंटल हेल्थ आर अ पर्सन शुड नॉट हैव एनी इंटरनल डिस्टर्बेंस. पर्सन के अंदर कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. अ पर्सन शुड बिहेव गुड विद द सोसाइटी. पर्सन को सोसाइटी के साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए. अ पर्सन शुड एडजस्ट विद द एनवायरनमेंट एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड. इंडिविजुअल पर्सन को एनवायरनमेंट और सराउंडिंग में अच्छे तरीके से एडजस्ट होना चाहिए. अ पर्सन शुड फेस हिज ओन प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम इंटेलिजेंटली. हर एक इंडिविजुअल पर्सन को उनके खुद के पर्सनल प्रॉब्लम को इंटेलिजेंटली और स्मार्टली सॉल्व करना चाहिए. तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी इंसान में हो तो हम बोलेंगे कि वो फिजिकली फिट भी है और मेंटली भी वो फिट है. तो अब हम नेक्स्ट हेल्थ डायमेंशन देख लेते हैं, सोशल हेल्थ डायमेंशन. हेल्थ इज अ फंक्शन नॉट ओनली ऑफ मेडिकल केयर बट ऑफ द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. Social health means a state of harmony and integration within the individual, between the individual and other members of society. किसी भी पर्सन का हेल्थ सिर्फ और सिर्फ मेडिकल केयर नहीं होता, उसके साथ ही साथ उसके सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. सोशल हेल्थ का मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल पर्सन को एक स्टेट ऑफ हार्मनी यानी कि एक पीस, एक शांति बना के रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए खुद के अंदर, दूसरों के बीच में और सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में. सो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई इंसान फिजिकली तो फिट है, मेंटली भी फिट है, लेकिन उसके सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है सोसाइटी में तो जो सोशल हेल्थ डायमेंशन होता है किसी भी इंसान का वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है. सो नेक्स्ट हम स्पिरिचुअल हेल्थ डायमेंशन को देख लेते हैं. स्पिरिचुअल हेल्थ डायमेंशन is related to the soul or spirit of an individual person. According to medical science, the body and souls are two different things. Spiritual health dimension is the connecting link between physical and mental health. Some of the spiritual techniques are yoga, medication and etc. Spiritual health dimension ये एक ऐसा dimension होता है जो कि इंडिविजुअल पर्सन की स्पिरिट यानी कि उसकी आत्मा से जुड़ी हुई होती है. मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी और स्पिरिट ये दोनों अलग अलग एंटिटीज़ यानी कि अलग अलग चीज़ होती हैं. ये जो स्पिरिचुअल डायमेंशन होता है ये फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ डायमेंशन ये दोनों के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक बनाकर रखता है. कुछ स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज होते हैं जिनसे स्पिरिचुअल हेल्थ डायमेंशन और भी अच्छा हो सकता है, जैसे कि योगा, मेडिकेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट हम इमोशनल डायमेंशन देख लेते हैं. This dimension is related to the emotion of an individual. If the emotions are hurt, then the person may develop depression or anxiety or other psychological disturbance which results into bad health of an individual. इमोशनल डायमेंशन ऐसा डायमेंशन होता है कि ये एक पर्सन के इमोशन से जुड़ा हुआ होता है. अगर किसी भी पर्सन के इमोशंस हर्ट होते हैं तो उस पर्सन को डिप्रेशन, एंजाइटी और अलग अलग साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, जिससे इंडिविजुअल की जो हेल्थ है वो भी डैमेज हो सकती है. नेक्स्ट डायमेंशन होता है वोकेशनल डैमेज. वोकेशन मीन्स ऑक्यूपेशन. If the occupation or any income source of an individual is disturbed, then the health of an individual is also disturbed. वोकेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन. इफ़ किसी भी इंसान का ऑक्यूपेशन या फिर उसके कमाई का ज़रिया, उसका काम अगर बंद हो जाए तो उसके वजह से भी उस इंसान का जो हेल्थ है वो बिगड़ सकता है. नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ देख लेते हैं. Health of an individual is influenced by several factors which are called determinant of health. These factors live both within the individual and in the society, and they are capable of either promoting the health
और डिटोरिएटिंग द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ सोसाइटी। सो जो इंडिविजुअल पर्सन का हेल्थ होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुआ होता है। सो इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब फैक्टर्स को हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे डिटर्मिनेंट्स होते हैं जो कि एक इंसान के अंदर भी रहते हैं और उसके सोसाइटी के बाहर भी ये फैक्टर्स रहते हैं। ये फैक्टर्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि ये इंडिविजुअल पर्सन का जो हेल्थ है उसे प्रमोट कर सकता है, उसे बढ़ा सकता है, या फिर उस इंडिविजुअल पर्सन का जो हेल्थ है उसे डिटोरिएट कर सकता है, यानी कि उसे और ज़्यादा बेकार कर सकता है। तो अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के डिटर्मिनेंट होते हैं। तो दो टाइप के डिटर्मिनेंट होते हैं, फिर एक होता है इंडिविजुअल फैक्टर्स एंड दूसरा होता है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो सबसे पहले हम इंडिविजुअल फैक्टर को कवर कर लेते हैं। इंडिविजुअल फैक्टर भी दो पार्ट में क्लासीफाई हुए होते हैं, एक होता है जेनेटिक एंड दूसरा होता है लाइफस्टाइल। तो एक एक करके हम इन दोनों को देख लेते हैं। पहले हम जेनेटिक को देख लेते हैं। द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल आर मोस्टली डिपेंड अपॉन जेनेटिक मेकअप ऑफ द पर्सन. There are number of examples of disease that are hereditary in nature. That is, if father get any disease, there are many chances that child also get the same disease after some year. For example, diabetes mellitus. सो एक इंडिविजुअल का फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस इंसान के अंदर के जो जीन्स है वो किस टाइप के हैं। अगर उस इंसान के अंदर जीन्स के में कुछ भी डिफेक्टिव आ जाता है, उसके जीन्स के अंदर कुछ खराबी आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उस इंसान के अंदर कुछ न कुछ मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम आना चालू हो जाएंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं डिजीज़ के जो कि हेरिडिटरी होते हैं इन नेचर, यानी कि वो खानदानी होते हैं इन नेचर। सो जैसे कि कुछ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो पहले फादर को हो जाते हैं और कुछ सालों बाद जब उनके बच्चे होते हैं तो बच्चे को भी वो डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ मेलिटस, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज़ उनके फैमिली में वो हिस्ट्री बना हुआ रहता है डायबिटीज़ का। जैसे कि अगर एक पर्सन को हुआ और उस पर्सन का एक बच्चा हो गया आगे चल के, तो उस बच्चे को भी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि ये बच्चे को भी आगे चल के डायबिटीज़ हो सकते हैं। क्योंकि उसके अंदर वो हेरिडिटरी खानदानी चलते आ रहा है ये बीमारी। तो नेक्स्ट हम लाइफस्टाइल देख लेते हैं। द टर्म लाइफस्टाइल डिनोट द वे अ पर्सन लिव. The lifestyle of a person is mostly depend upon the society and culture. The lifestyle of a person may promote the health of an individual or it may deteriorate the health of an individual. So ये लाइफस्टाइल आखिर होता क्या है? लाइफस्टाइल का मतलब होता है कि एक इंसान किस तरीके से रह रहा है। तो ये जो लाइफस्टाइल होता है किसी भी पर्सन का, वो बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कि एक इंसान का फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ किस तरीके से हो सकता है। किसी भी इंसान का जो लाइफस्टाइल है वो दो चीज़ों पे ज़्यादा करके डिपेंड करता है कि वो किस सोसाइटी में रह रहा है और उसके कल्चर्स क्या है। तो जो लाइफस्टाइल होता है पर्सन का, या तो ये हेल्थ को प्रमोट कर सकता है इंसान के, यानी कि वो हेल्थ को और अच्छा कर सकता है, या फिर एक इंसान के लाइफस्टाइल की वजह से उसका जो हेल्थ है वो और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, लंग कैंसर, ओरल कैंसर इज़ एसोसिएटेड विथ बैड लाइफस्टाइल। बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे कि मोटापा, डायबिटीज़, दिल की बीमारियां जैसे कि जिसको हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बोलते हैं, लंग कैंसर, ओरल कैंसर, ये सब के सब बैड लाइफस्टाइल, ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान की डाइट अच्छी नहीं है, यानी कि उसका खाने का तरीका अच्छा नहीं है, उसका खाने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, तो वो उस इंसान के अंदर ओबेसिटी, मोटापा बढ़ जाएगा और उसके साथ ही साथ उसे डायबिटीज़ होने के भी चांसेस होते हैं। और साथ ही साथ उसके बैड लाइफस्टाइल की वजह से उस इंसान को दिल की बीमारियां यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ भी हो सकती हैं। अगर वो इंसान बहुत ज़्यादा सिगरेट पी रहा है तो उस इंसान को लंग कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ओरल कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हाउएवर सर्टेन लाइफस्टाइल विच कैन प्रमोट गुड हेल्थ इंक्लूड गुड न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज एंड इनफ स्लीप। और बहुत सारे ऐसे अच्छे लाइफस्टाइल होते हैं जिनके वजह से एक इंसान का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा भी हो सकता है, जैसे कि फिजिकल एक्सरसाइज, गुड न्यूट्रिएंट्स, अच्छे खाना खाना और अच्छे तरीके से सोना। तो इस वजह से जो हेल्थ होता है एक इंडिविजुअल का वो अच्छा हो सकता है। सो नेक्स्ट हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में देख लेते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर क्लासीफाइड इनटू 3 पार्ट्स: एनवायरमेंट,
अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। सो एनवायरमेंटल फैक्टर यानी कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट भी 3 पार्ट में क्लासीफाई हुआ है। पहला है एनवायरमेंट, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड तीसरा है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। तो हम एक एक करके इन तीनों को कवर कर लेते हैं। पहला है एनवायरमेंट। एनी डिजीज हैज़ अ क्लोज रिलेशनशिप विद एन एनवायरमेंट इन विच अ पर्सन लिव्स। If any individual is living in an area in which proper water supply is not there, then the health of an individual will be disturbed. If there are any climatic changes, then also with the health of the individual may disturb. ये जो डिजीज़ होता है किसी भी इंसान के अंदर, ये बहुत हद तक एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिटरमाइन करता है। यानी कि अगर कोई भी इंसान एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहा है जो कि बहुत ही बेकार हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उस इंसान को डिजीज़ हो सकता है। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं, वहाँ की वाटर सप्लाई अच्छी नहीं है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि उस इंसान की जो तबीयत है, उस इंसान की जो हेल्थ है वो बेकार हो सकती है, उसे कोई भी डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ हो सकते हैं। तो नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज। Health is a fundamental right of every person. In India, particularly in rural areas, health services must be made available for the treatment of preventing of illness. This is usually done through immunization, supply of safe drinking water, taking care of pregnant women and children, and making the people aware of concept of family planning. हेल्थ के ऊपर सबका अधिकार होता है, यानी कि हेल्थ सबका फंडामेंटल राइट है। इंडिया के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गांव हैं जहां पे हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात है। वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विस का अवेलेबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी हम अवेलेबल किसके ज़रिए कर सकते हैं? ये ज़्यादा करके हम इम्यूनाइजेशन के ज़रिए अवेलेबल कर सकते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज, या फिर सेफ़ वाटर सप्लाई, साफ़ पानी की सप्लाई के ज़रिए हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और वहाँ के जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं एंड छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके देखभाल के वजह से भी वहाँ की जो हेल्थ है, गाँव की छोटे छोटे गाँव की जो हेल्थ है वो डेवलप कर सकते हैं हम। और गांव में जितने भी इंसान होते हैं, जितने भी फैमिलीज़ होते हैं, उनको फैमिली प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके वजह से जो इंसान की जो हेल्थ होती है फैमिली प्लानिंग के वजह से वो अच्छी होने के चांसेस बहुत होती हैं। सो नेक्स्ट हम सोशल इकोनॉमिक स्टेटस देख लेते हैं। ये जो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस है ये 2 पार्ट में क्लासीफाई हुआ है। पहला है इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन एंड दूसरा है एजुकेशन। सो पहले हम इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ पर्सन देख लेते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ and reducing health related problem, because if a person is economically strong then they can purchase good nutrient food and high price medicine in case of illness. सो ये जो इकोनॉमिक स्टेटस होता है किसी भी इंसान का, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि अगर कोई इंसान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो अच्छा खासा न्यूट्रिएंट फूड ले सके, उसे कंज्यूम कर सके, और जब वो इंसान बीमार हो जाए किसी दिन, तो वो उस बीमारियों को भी ठीक करने का उसके अंदर कैपेबिलिटी रहता है, महंगे मेडिसिन को खरीदने का कैपेबिलिटी रहता है। लेकिन अगर कोई इंसान इकोनॉमिकली वीक है, यानी कि उसके पास पैसे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उस केस में उस इंसान की हेल्थ बिगड़ सकती है। जैसे कि अगर कोई इंसान गरीब होगा, वो इकोनॉमिकली वो वीकर होगा, इकोनॉमिकली वीक होगा, तो क्या होगा, उस इंसान के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो न्यूट्रिएंट फूड ले सके और डिजीज़ के दौरान वो अपने डिजीज़ को ठीक कर सके महंगे मेडिसिन खरीद के। सो सेकेंड है एजुकेशन। एजुकेशन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ अ पर्सन। इफ अ पर्सन इज इलिटरेट then they will have less knowledge of nutrient and family planning and this will result in bad health. ये जो एजुकेशन होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंसान के हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर कोई इंसान इलिटरेट है, यानी कि उसे पढ़ाई लिखाई के बारे में नॉलेज नहीं है, तो उस इंसान का जो हेल्थ है वो बिगड़ सकता है। ये कैसे बिगड़ सकता है? यानी कि अगर कोई इंसान इलिटरेट है तो उसे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसे न्यूट्रिशन के बारे में, फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता होगा, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ बिगड़ सकती है।
सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर अब हमें अपना क्वेश्चन ईमेल भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस वीडियो लेक्चर के PDF नोट्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।